हेलो दोस्तों, स्टडी आइकन में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के साथ 11 मई 2020 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का डिस्कशन करेंगे, जो आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, 9 मई। हर साल 9 मई को दुनिया भर में वर्ल्ड माइग्रेट वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे यानी विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनकी संरक्षण के लिए जरूरी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व के बारे में देश को जागरूक करना। इस बार के विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 का विषय था बर्ड कनेक्ट आवर वर्ल्ड। क्या था? तो बर्ड कनेक्ट आवर वर्ल्ड। इस बार का विषय प्राकृतिक प्रक्रिया का समर्थन करने वाले पारिस्थितिक तथा तंत्रों की पारिस्थितिक कनेक्टिविटी और सत्यनिष्ठा से संरक्षण और देखभाल करने के महत्व पर केंद्रित है, जो प्रवासी पक्षियों के अस्तित्व और कल्याण के लिए बेहद जरूरी है। इस दिन का आयोजन संयुक्त राष्ट्र संधियों प्रवासी प्रजाति और अफ्रीकी यूरेशियन माइग्रेटरी वाटर वर्ल्ड एग्रीमेंट और कोलोराडो आधारित गैर लाभकारी संगठन एनवायरनमेंट फॉर अमेरिका के द्वारा मिलकर साझेदारी में किया जाता है। इस दिन प्रवासी पक्षियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उन्हें संरक्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता के लिए समर्पित एक वैश्विक अभियान है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ कुकिंग कोल के लिए समझौता किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, रूस अर्थात रसिया। कोल इंडिया ने क्या है दोस्तों? तो कोल इंडिया ने रूसी सुदूर पूर्व और शेष कार्नाटिक आर्कटिक क्षेत्र में कोकिंग कोल के क्षेत्रों के लिए 2 रूसी संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पहला एमओयू रूस की फार ईस्टर्न एजेंसी फॉर अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट एंड सपोर्ट एक्सपोर्ट्स संस्था के साथ हस्ताक्षरित किया गया, जबकि दूसरा एमओयू रूस की फेडरेशन की ईस्टर्न माइनिंग कंपनी के साथ सुदूर पूर्व खनन क्षेत्र में परस्पर निर्भर निवेश के अवसरों की खोज, पहचान, स्रोत, बातचीत और उपयोग के लिए हस्ताक्षर किया गया। अगला क्वेश्चन सर दोस्तों अभी ये क्वेश्चन है, इसके बारे में जानते हैं। भारत हाइड्रोकार्बन के लिए क्या? तो भारत हाइड्रोकार्बन के लिए अपने स्रोतों में विविधता लाने के प्रयास के रूप में लंबे समय से रूस से कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए एक दीर्घकालिक समझौते की मांग कर रहा है। हाल ही में दोनों देशों ने विशेष रूप से रूस के सुदूर पूर्व से आने वाले पेट्रोलियम की दीर्घकालिक सुनिश्चित आपूर्ति पर बातचीत करना शुरू की, और इसके अलावा भारत ने रूसी कंपनियों की विशेष रूस से गैस व्यवसाय, गैस अवसंरचना और पेट्रोकेमिकल्स में निवेश करने के लिए भी आमंत्रित किया। अब कोल की बात हुई है यहाँ पर, तो कोल इंडिया का मुख्यालय कहाँ? तो कोलकाता है। कोल इंडिया के सीईओ कौन हो? तो अनिल कुमार झा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में मेलबर्न क्रिकेट क्लब का दूसरी बार अध्यक्ष कौन बने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, कुमार संगकारा। दोस्तों ये है कुमार संगकारा। श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा मेलबर्न क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल पूरा करने के लिए तैयार हैं। वह पिछले साल 1 अक्टूबर को पदभार संभालने के बाद क्लब के पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष बने थे। इसके साथ ही अब संगकारा उन लोगों की सूची में शामिल होने जा रहे हैं जिन्होंने कई कार्यकाल पूरे किए हैं। आमतौर पर एमसीसी के अध्यक्ष का कार्यकाल केवल 12 महीने के लिए होता है, लेकिन पहले और दूसरे विश्व युद्ध द्वारा लॉर्ड हक्के और स्टैनली क्रिस्टोफरसन ने लंबे समय तक इस पद पर अपनी सेवाएं दी थी। मेलबर्न क्रिकेट क्लब की बात तो मेलबर्न क्रिकेट क्लब स्थापित कब हुआ? तो 1787 में। मेलबर्न क्रिकेट क्लब का मुख्यालय कहाँ? तो लंदन
यूनाइटेड किंगडम। अगला क्वेश्चन है, मूडी ने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत के ग्रोथ रेट को 2.6% से घटाकर कितना कर दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 0%। मूडीज ने चालू वित्त वर्ष यानी साल 2020-21 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की ग्रोथ को अपने पिछले अनुमान 2.6% से घटाकर 0 कर दिया है। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर उभर कर 6.6% तक वापस होने का अनुमान भी जारी किया है। कोविड-19 से प्रभावित होने के कारण नकारात्मक दृष्टिकोण जोखिम वृद्धि को दर्शाता है कि आर्थिक विकास पहले की तुलना में काफ़ी कम रहने की संभावना है। राजकोषीय मैट्रिक्स में कमजोर पड़ने से मंदी आने की संभावना है, जिससे भारत में निवेश प्रवाह प्रभावित होगा। अब मूडीज की बात हुई तो मूडीज का मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका। मूडीज के अध्यक्ष और सीईओ हैं रेमंड डब्ल्यू मैकडैनियल जूनियर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रवासी राज्य मित्र ऐप लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासियों को राहत देने और सरकारी योजनाओं और नौकरियों से प्रवासियों को जोड़ने के लिए प्रवासी राहत मित्र नामक एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस ऐप को प्रवासियों के स्वास्थ्य पर नज़र रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से मिलकर विकसित किया गया है। इसके अलावा यह ऐप उन्हें सरकारी योजनाओं से भी जोड़ेगी और उनके कौशल अनुसार नौकरी सर्च में मदद करने के लिए उनका डेटा एकत्र करेगी। सरकार इस ऐप की मदद से कोविड-19 स्क्रीनिंग की स्थिति, बैंक खाता संख्या, शैक्षिक योग्यता और आश्रित घरों में रखे गए प्रवासी मजदूरों की संख्या एवं अपने घर पहुंच चुके प्रवासी के साथ अन्य विवरण के बारे में जान सकेगी। इसके अलावा यह ऐप उनके कल्याण के लिए योजनाएं तैयार करने में भी मदद करेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन है, AIIB ने भारत को कोविड-19 आपातकालीन प्रक्रियाओं के लिए कितने मिलियन डॉलर ऋण देने की घोषणा की? क्या है दोस्तों? तो AIIB अर्थात एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भारत को कोविड-19 आपातकालीन प्रक्रियाओं के लिए कितने मिलियन डॉलर ऋण देने की घोषणा की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 500 मिलियन डॉलर। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भारत को कोविड-19 आपातकालीन प्रक्रियाओं के लिए 500 मिलियन डॉलर ऋण देने की मंजूरी दी है। भारत को इस वित्तीय सहायता से कोविड को सीमित करने के प्रयासों को बढ़ावे में मदद मिलने के साथ साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए अपनी प्रतिक्रिया क्षमता को व्यापक बनाने और भविष्य में महामारी की चुनौतियों से निपटने की तैयारियों में सुधार भी होगा। इसके अलावा इससे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान के साथ सामुदायिक सहभागिता और जोखिम संचार रणनीतियों के सहयोग से चिकित्सा उपकरणों की खरीद और अनुसंधान में भी सहायता मिलेगी। इससे पहले अप्रैल 17, 2020 में AIIB ने अपनी प्रारंभिक कोविड-19 संकट रिकवरी सुविधा के लिए अपनी सहायता को $5 बिलियन से बढ़ाकर $10 बिलियन कर दिया था। AIIB अपने सदस्यों को आपातकालीन आर्थिक, वित्तीय और सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याओं और संकट से त्वरित रिकवरी के लिए धन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। अब AIIB की बात हुई है तो AIIB का मुख्यालय कहाँ है? तो बीजिंग, चाइना में है। AIIB के सदस्य देश कितने हैं? तो 78 सदस्य हैं। AIIB के अध्यक्ष कौन है? तो जिन लिकुन। किसने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नए मार्ग का उद्घाटन किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 राजनाथ सिंह ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड में बनाई गई 80 किलोमीटर लंबी नई सड़क का उद्घाटन किया, जो नियंत्रण रेखा के करीब लिपुलेख दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नया मार्ग खोलती है। सीमा सड़क संगठन ने धारचूला से लिपुलेख तक कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग के रूप में इस सड़क को बनाने का कार्य पूरा किया है। पहले के मुकाबले इस मार्ग का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इस पर अब
अन्य मार्गों की तुलना में यात्रा केवल 1 सप्ताह में पूरी हो सकती है, जबकि पहले 2 से 3 सप्ताह का समय लगता था। अब इसमें कोई हवाई यात्रा नहीं करनी होगी। साथ ही अब मानसरोवर के तीर्थ यात्री भारतीय भूमि पर 84% और चीन की भूमि पर केवल 16% की यात्रा करेंगे, जबकि इससे पहले तीर्थ यात्री को अन्य मार्गों से 80% और सड़क यात्रा चीन में करनी होती थी। रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली है। रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री कौन है? तो श्रीपाद येसो नाइक। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने 37 एयरफील्ड के आधुनिकीकरण के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 टाटा पावर। रक्षा मंत्रालय ने भारत वायुसेना के 37 हवाई अड्डों एयरफील्ड्स के बुनियादी ढांचों के आधुनिकीकरण के लिए टाटा पावर के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 1200 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। ये अनुबंध 2 चरणों के लिए हस्ताक्षरित किया गया है, जिसमें एक चरण के तहत एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण के लिए भारतीय वायुसेना के हवाई अड्डों को अपग्रेड किया जाएगा। दूसरे चरण के तहत नेविगेशन एड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाता है। इसके अलावा दूसरे चरण में आधुनिक एयरफील्ड उपकरण जैसे कि कैट सेकेंड इंस्ट्रूमेंट में लैंडिंग सिस्टम और एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम उपकरणों की स्थापना और इन्हें चालू करना शामिल है। एयरफील्ड के आसपास लगे उपकरण प्रत्यक्ष रूप से एयर ट्रैफिक कंट्रोल से जुड़े रहेंगे, जिससे हवाई यातायात नियंत्रकों को एयरफील्ड सिस्टम पर अच्छा नियंत्रण हासिल होगा। साथ ही इस परियोजना के तहत भटिंडा में पहली आधुनिक हवाई क्षेत्र प्रणाली स्थापित की गई है। रक्षा मंत्री कौन है? तो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। टाटा पावर का मुख्यालय कहाँ? तो नई दिल्ली भारत में है। टाटा पावर के अध्यक्ष कौन है? तो नटराजन चंद्रशेखरन। आईसीएमआर ने कोविड-19 किट के डिलीवरी के लिए किसके साथ समझौता किया? तो इसका सही आंसर है, अगर आईसीएमआर की बात हुई तो आईसीएमआर का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसका आंसर है भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद ने अपनी कोरोना वायरस कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए भारतीय डाक सेवा के साथ करार किया है। एक किट आईसीएमआर के 16 क्षेत्रीय डिपो से देश भर में कोरोना वायरस टेस्टिंग के लिए चुनी गई अतिरिक्त 200 प्रयोगशालाओं में पहुंचाई जाएगी। आईसीएमआर पूरे देश में प्रतिदिन 1 लाख कोविड-19 परीक्षण करने की योजना पर काम कर रहा है। इस लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में भारतीय डाक ने अपने 1,50,000 डाकघरों के साथ आईसीएमआर के साथ समझौता किया। इन किट्स को सूखी बर्फ की पैकिंग के साथ भेजा जाएगा। आईसीएमआर की बात हुई तो आईसीएमआर के महानिदेशक हैं बलराम भार्गव। आईसीएमआर का मुख्यालय है तो नई दिल्ली में। भारतीय डाक की स्थापना कब हुई? तो 1 अप्रैल 1854 में। भारतीय डाक का मुख्यालय कहाँ? तो नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पान मसाला को 1 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 झारखंड ने। झारखंड सरकार ने राज्य में पान मसाला के 11 ब्रांडों पर 1 साल का प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। इस आदेश को राज्य में खाद्य सुरक्षा आयुक्त नितिन कुलकर्णी द्वारा पारित किया गया। राज्य सरकार ने वर्ष 19-20 के दौरान परीक्षण और विश्लेषण करने के लिए विभिन्न जिलों के विभिन्न ब्रांडों से संबंधित पान मसाला के 41 नमूने एकत्र किए थे। इकट्ठा किए गए सभी नमूनों में एक घटक के रूप में मैग्नीशियम कार्बोनेट शामिल पाया गया। यह नमूने खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत एकत्र किए गए थे। यह निर्णय खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 30(2)(a) के तहत लिया गया है, जिसमें 1 वर्ष के लिए राज्य में किसी भी खाद्य पदार्थ के बनाने, भंडारण, वितरण या बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है। अब झारखंड की बात हुई है तो झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत सोरेन जी हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत सोरेन। झारखंड के राज्यपाल कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू। रांची झारखंड की राजधानी है। झारखंड का
गठन हुआ 15 नवंबर 2000 को। अगला क्वेश्चन है, ट्राइफेड ने जनजातीय उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 AOL अर्थात आर्ट ऑफ लिविंग। जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने और आर्ट ऑफ लिविंग ने जनजातीय उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक संगठन के विशिष्ट कार्यक्रमों में सहयोग प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के जरूरतमंद जनजातीय कारीगरों को निःशुल्क राशन किट उपलब्ध कराने पर सहमति व्यक्त की गई है। ट्राइफेड के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों ने जरूरतमंद जनजातीय कारीगरों की सूची तैयार की है और AOL के आई स्टैंड विथ ह्यूमैनिटी कैंपेन के तहत राशन किट के वितरण के लिए देश भर में 9,409 जरूरतमंद जनजातीय कारीगरों को चिन्हित किया गया है। जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? तो अर्जुन मुंडा। जनजातीय मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री कौन है? रेणुका सिंह सरुता। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर। आर्ट ऑफ लिविंग की स्थापना 1981। आर्ट ऑफ लिविंग का मुख्यालय कहाँ? तो बेंगलुरु कर्नाटका। अभी हाल ही में महाराणा प्रताप की 480वीं जयंती कब मनाई गई? तो इसका सही आंसर है अभी हाल ही में महाराणा प्रताप की 480वीं जयंती कब मनाई गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 9 मई। महाराणा प्रताप के बारे में जानते हैं तो महाराणा प्रताप के नाम से प्रसिद्ध प्रताप सिंह का जन्म मेवाड़ के राजा उदय सिंह द्वितीय और रानी जयवंता बाई के यहाँ हुआ था। राजा उदय सिंह द्वितीय की मृत्यु सन 1572 में गोगुंदा में होने के पश्चात महाराणा प्रताप 1 मार्च 1572 को सिंहासन पर विराजमान हुए थे। महाराणा प्रताप को राज्याभिषेक के तुरंत बाद मुगल सम्राट अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए जाना पड़ा था। अकबर राजपूत साम्राज्य के माध्यम से गुजरात पर अपना कब्जा जमाने के मकसद से मेवाड़ आया था, जहां महाराणा ने अकबर की पेशकश को अस्वीकार कर दिया और जिसके बाद वे मुगलों के खिलाफ लड़ाई में उतर गए। इसी के कारण 18 जून 1576 को हुए प्रख्यात हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हालांकि मुगल सेना युद्ध में विजयी हुई, लेकिन वो महाराणा प्रताप को पकड़ने में असफल रहे, जो पहाड़ियों के रास्ते वहां से निकल गए थे। महाराणा प्रताप का निधन 29 जनवरी 1597 को चांबड़ में हुआ था, जो उस समय उनकी कार्यरत राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में पंडांडा कुट्टप्पा का निधन हो गया, वह किससे संबंधित थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 खेल। दोस्तों ये हैं पंडांडा कुट्टप्पा, इनका ये भी हाल ही में निधन हो गया। कोडावा फैमिली हॉकी टूर्नामेंट के संस्थापक पंडांडा कुट्टप्पा का निधन हो गया। कुट्टप्पा ने 1997 में ओलंपिक खेलों की तर्ज पर पहला टूर्नामेंट आयोजित किया था, जो अब तक जारी है। वह भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व कर्मचारी और प्रथम श्रेणी के पूर्व हॉकी रेफरी थे। पंडांडा कुट्टप्पा को साल 2015 में कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। कुट्टप्पा पिछले 22 वर्षों से इस टूर्नामेंट की देखरेख कर रहे थे। कर्नाटक में हर साल कोडावा फैमिली हॉकी टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है। कोडावा फैमिली हॉकी टूर्नामेंट में भाग लेने वाली टीमों में पुरुषों के साथ महिलाएं भी उनके साथ उसी टीम में खेल सकती थी। आमतौर पर हर साल अप्रैल मई के महीने में खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट के औसतन 250 परिवार टूर्नामेंट के लिए अपनी टीम भेजते हैं। दोस्तों आज यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे द्वारा दिए गए सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप अगर इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF दिया गया है, वहाँ से जाके इस वीडियो का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज यहीं तक।